तो वहीं अब शुरुआत करते हैं अपनी पेशकश। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है और साथ ही ये अंतरिम बजट है, अंतिम सत्र है और देश का अंतरिम बजट कल यानी कि 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट कल पेश करेंगे। इसे पेश करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह ऐलान कर चुकी हैं कि अंतरिम बजट में कोई ज्यादा बड़ी घोषणा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस पर पूरे देश की निगाहें, पूरे देश की आस है कि बजट में क्या खास होगा। एक बार फिर से पूरे देश को अंतरिम बजट से बेहद खास उम्मीद है। पूरे देश को एक बार फिर से यह उम्मीद है कि बजट में शायद उनके लिए कोई फायदे का मसौदा देखने को मिले। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हमें बजट से बहुत काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से। हम चाहते हैं कि जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, दवाइयाँ होगी, इनके रेट थोड़े जायज़ हो जाएं, डीजल के रेट कम हो जाएं और जैसे किसानों की लिमिट 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता था वो 5 लाख तक हो जाए। कृषि उपकरण हो गए, उनके ऊपर थोड़ा योगदान दे। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये इनमें थोड़ा किसानों का ध्यान करके, और हम आशा करते हैं सरकार से कि ये बजट किसानों के हित में होगा। 1 फरवरी को जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, हम उसमें सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में बजट पेश करे। उनको जो भी छोटे जिम्मेदारों को जो भी चीज़ें उपकरण, जैसे सरकारी उपकरण हो गए, कृषि यंत्र हो गए, दवाइयाँ खाद होगी, उसके ऊपर साथ के साथ ही सब्सिडी देनी चाहिए। क्योंकि बड़ा जिम्मेदार तो उसमें सब्सिडी साथ के साथ नहीं देता है जी, छोटा तो फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार से कहते हैं जी, जैसे मान लो जो सब्सिडी मिलती है कृषि यंत्रों पर, वो साथ के साथ दी जानी चाहिए। बजट ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2.60 ਚ ਦੇ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 50% ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। 60,000 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ नहीं सब्सिडी मिलती जी। पहले तो खैर पिछले बार के बजट भी हर बार आप लोग पूछते रहे हैं, बताते रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करते रहे हैं, लेकिन इस बारी के बजट के लिए कुछ एक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जितना जल्दी आपके माध्यम से सरकार पे पहुंच सकें ताकि जो लास्ट बजट इस सरकार का है उसके अंदर ये बातें इंक्लूड हो सकें। जैसे कि हमने देखा होगा बहुत टाइम से हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो तो चेंज हुई, अच्छा हुआ, पीछे बढ़े भी सही, लेकिन उसमें जो सेविंग्स को लेके होता है कि 80D के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं इस बारी उम्मीद होनी चाहिए कि वो स्लैब्स बढ़ें। उसके अंदर 1.5 लाख 80D में मिलता है, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले ताकि लोगों के लिए भी सेविंग का बेनिफिट हो और गवर्नमेंट को भी उस सेविंग्स का बेनिफिट मिल सके। एक तो सर मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी के रेट्स कम करें, जिससे कि जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा और सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा, इनकम टैक्स के रेट्स स्लैब भी ज़्यादा हैं। 5 लाख रुपए तक की छूट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और 5 से 10 तक 5% होना चाहिए, जिससे कि मध्यम तबके को राहत मिले। और 10 से ऊपर 15% होना चाहिए, इससे जनता को भी राहत मिलेगी और टैक्स भी सरकार का बढ़ेगा। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। ऐसे में चर्चा करना भी जरूरी भी हो जाता है कि अंतरिम बजट में देश के आम लोगों के लिए क्या रहेगा। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में पैनल में जुड़ रहे हैं अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर हैं, और प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी, देखिए एक बार फिर से देश की निगाहें इस अंतरिम बजट पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा अंतरिम बजट?
निश्चित रूप से अगर बसंत बात की जाए, देखिए जब अंतरिम बजट पेश हो रहा है तो बजट के साथ वैसे तो उम्मीदें जुड़ी जाती हैं कि बजट आएगा तो क्या कुछ नया होगा, बिल्कुल अपेक्षाएं रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं। लेकिन अंतरिम बजट को लेकर जिस प्रकार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही कह दिया है कि कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, तो ऐसे में यह तो मान ही लेना चाहिए कि एक लेखानुदान और जो सरकारी खर्चों का ही बजट का यह एक तरह से रखा जाएगा, इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। लेकिन जैसा कि चुनाव भी आ रहे हैं तो एक तरह से देखा जाता है कि अंतरिम बजट भी लोक लुभावना हो सकता है, एक टूल के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। लेकिन मेरा बसंत व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय या एनडीए को इस समय किसी प्रकार के कोई लोक लुभावने टूल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो राम मंदिर का ऐसा मामला है, ऐसा माहौल है जिस वजह से कोई किसी टूल की दूसरे की दरकार ही नहीं है। दूसरा, अगर उम्मीदें हैं फिर भी लोगों को भी हमने सुना है, आम जनता भी कहती है, तो उनकी उम्मीदों की बात करें और अगर पिछले हम अगर इतिहास उठाकर देखें 2019 में देखिए पीयूष गोयल जी ने वित्त मंत्री के रूप में रहते हुए पेश किया था बजट। उस समय उन्होंने अंतरिम बजट के दौरान जो है वो कई आकर्षक घोषणाएं की थी, उनमें टैक्स स्लैब को चेंज किया था, साथ साथ एक किसान निधि का एक बड़ा जो काम उन्होंने किया था अपने अंतरिम बजट में। उस समय उन्होंने 6,000 रुपया अनाउंस किया था, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें किसानों के लिए की थी। तो एक बड़ी उम्मीद किसानों को है कि इस अंतरिम बजट में निश्चित रूप से ये 6,000 की राशि बढ़कर 8,000 हो सकती है। एक और बड़ी उम्मीद महिलाओं को भी है। देखिए महिला ही आज अभिभाषण दे रही थी, एक बड़ा देखिए अद्भुत सा काम था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ और साथ साथ वित्त मंत्री के रूप में एक महिला ही रख रही है, तो महिलाओं को खास तौर पर उम्मीद हो जाती है बसंत कि जरूर महिलाओं के लिए कुछ न कुछ छूट विशेष रूप से आएगी। बिल्कुल। हो सकता है जो महिला किसान है उनके लिए ये जो 6,000 रुपए की राशि है वो बढ़कर 12,000 तक पहुंच जाए। इसके अलावा 80D की स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात है जो रहती है वो 1.5 लाख की चली आ रही है, तो उसकी उम्मीद है कि वो 2.5 लाख तक हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए। इसके अलावा कुछ और छूटें जो उन्हें चाहिए आयकर दाता को, वो उन्हें उम्मीद है कि हमें इस बार इस अंतरिम बजट में मिल जाएगी। लेकिन देखिए मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल का अंतिम जो यह बजट है, जो अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट इस चुनाव के बाद आएगा, जो संभवतः जून के बाद जब सरकार पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगी उसके बाद। तो ऐसे में लगता है कि उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन इस अंतरिम बजट में हालांकि एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि 2014 में और 2009 में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था, यानी कि 2009 में देखिए प्रणब मुखर्जी ने पेश किया था, उसके बाद पी चिदम्बरम ने किया, लेकिन उसमें कोई भी जो ऐसी आकर्षित करने वाली घोषणाएं उन्होंने नहीं की थी। तो ऐसे में सीधा सरल सी बात है, और जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले कह दिया है कि ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, तो ज्यादा इससे उम्मीद इससे करनी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। अमित तिवारी आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एज ए पॉलिटिकल एडिटर अपनी राय रखी और पूरा एक लेखा जोखा आपने बता दिया है कि अंतरिम बजट में क्या होगा। तो दर्शकों की जानकारी के लिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि अंतरिम बजट आखिर होता क्या है और इस बजट में क्या खास रहेगा। प्रोफेसर विधु रावल, अंतरिम बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम सत्र, एक बार फिर से लोगों की निगाहें आपकी तरफ हैं कि निर्मला सीतारमण क्या कुछ निकालने वाली है अपने पिटारे से, किसानों के लिए, गृहिणियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, क्या लगता है? बसंत जी आपको नमस्कार, और आपके साथ साथ हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट है और जो पॉलिटिकल एडिटर है अमित जी, उनको भी नमस्ते। देखिए ये बजट बेशक अंतरिम है, लेकिन दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये काम जो 2014 से शुरू हुआ है उस काम की उसकी कंटिन्यूटी है, और किस प्रकार से देश ने अद्वितीय विकास किया है, किस प्रकार से हर सूचांक पर हम जो है श्रेष्ठता कर रहे हैं। हम याद करें कि 2013 में एक दुनिया की रेटिंग एजेंसी है मूडी, उसने भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा था, यानी दुनिया की सबसे बिगड़ी हुई 5 इकोनॉमीज में से एक भारत था। वही मूडीज जो है 2022 में आकर उसी भारत को, जिसको केवल 9 साल पहले जो है यूपीए के कुशासन के दौरान सबसे बिगड़ी हुई 5 इकोनॉमीज में रख रही थी, वही दुनिया की सबसे अच्छी 5 जो इकोनॉमीज जो चल रही हैं उनमें रखती है। यही नहीं रुके हम किस प्रकार से दुनिया के अंदर अपने आप को हमने स्थापित किया, और दुनिया की सबसे बढ़ती इकोनॉमीज में
हम सबसे तेज जो है ग्रोथ रेट हम कर रहे हैं। वी हैव द फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में। आप यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, जर्मनी की और जापान की बात करें, हम यूरोप के बहुत सारे देश, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, सबसे बेहतर जीडीपी ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। और ये तो कब, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान चाइना का हमसे दुगना ग्रोथ होता था, आज हमसे आधा रह गया, यानी केवल उसको कवर नहीं किया, अपने से आधे तक ले आ गया है। ग्लोबल रिसेशन के दौरान भी भारत कितना अच्छा कर रहा है। इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पॉट वी हैव इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और इसलिए जब हमारे लिए जो वो प्रिडिक्शन करते हैं, तो उन्हें लगता है, आईएमएफ ने जो हमारी ग्रोथ प्रिडिक्शन की थी वो 6.1% की थी, लेकिन असल में हम 6.7% ग्रोथ जो है इस फाइनेंशियल ईयर में लेकर आए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आने वाले हैं, जो कल बजट जिसमें आएगा। और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे उन्होंने ऑप्टिमिस्टिकली बढ़ाकर, जो पहले 5.8% की हुई थी 2025 की बात करूं, और 5.8 ही की हुई थी 2026 की बात करूं, 26-27 की बात करूं, उन्होंने खुद अपनी प्रिडिक्शन को बढ़ा दिया, यानी अब दोनों जगह उन्होंने 6.5% कर दिया। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये पूछते थे नोटबंदी क्यों कर दी, नोटबंदी करने का दुनिया के अंदर सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रांजेक्शन न केवल भ्रष्टाचार को रोका, बल्कि अनअकाउंटेड मनी को पहुंचाया। 89.5 बिलियन के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दुनिया के अंदर लीड कर रहे हैं हम। सबसे ज्यादा मोबाइल एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड मोबाइल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकॉर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट जो एक सुई भी हम जो है कांग्रेस के शासन के कुशासन के समय एक सुई नहीं हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस सेक्टर में, आज 1 लाख करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर बैठे हुए हैं हम। सेंसेक्स जो है 71,000 से ऊपर पहुंच गया है। किस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये बेरोजगारी जब से जनता ने कांग्रेस को बेरोजगार किया, तब से बेरोजगारी चिल्लाते हैं, लेकिन आज भारत जो है अपने 40 साल के सबसे कम बेरोजगारी दर पर 8.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर खड़ा है, जो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएस और यूरोप का हमसे बेहतर रहा हो। अब हम बेहतर कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं मैं, मेरा प्रेडिक्शन है ऐसी कि एक बहुत बड़ी मैसिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है कल रोल आउट होने वाली है। किस प्रकार से किसान के लिए, महिला के लिए, उद्यमी के लिए, युवा के लिए देश के अंदर बड़े बड़े काम हुए हैं, उसका हमने देखा है। ये बदलता हुआ भारत हमने देखा है। ये जो 10 साल कांग्रेस के कुशासन में इस देश ने खो दिए, 2004 से लेकर 14, न केवल हमने उन सालों को पूरा किया, बल्कि किस प्रकार से अद्वितीय छलांग लगाकर आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है। लेकिन यह जरूर है कि हमारा बेचारा निकृष्ट जो विपक्ष है, नेगेटिव विपक्ष है, उसको केवल काले अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। चलिए ठीक है, एक बार बात ले लेते हैं, आप ही की बात का मैं जवाब ले लेता हूं। विधु रावल जी, केवल ढींगरा जी, आपने सुना, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक बात कही आज सदन में, जब अभिभाषण उनका चल रहा था, कि कांग्रेस की तरफ से जितने दशक राज किया गया, पिछले एक दशक में उससे पिछले कई दशकों की कमी पूरी की है हमारी सरकार ने। और वही बात प्रोफेसर विधु रावल ने भी अभी दोहरा दी है। एक विपक्षी होने के नाते आपका क्या नजरिया है इस अंतरिम बजट से, और जो पिछले साल बजट पेश हुआ था उसकी तुलना में बात कर रहा हूं मैं। क्या आपका नजरिया है कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, क्या लगता है आपको? जी देखिए, जिस तरह से पिछले 54 साल जो है कांग्रेस ने राज किया, बहुत सारे पीएसयू देश के अंदर बने, कई तरह के हवाई अड्डा बने, कई तरह के इंस्टीट्यूशंस बने, कई तरह के बहुत सारी चीजें बनी, पीएसयू इतने सारे बने थे, वो सभी बेचने का काम इन्होंने किया। ये बहुत अच्छा काम किया। ये यही बता रहे हैं कि हमने सारे के सारे उठा के बेच दिए। अब दूसरी बात ये भी है उसके साथ साथ कि मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर क्या किया। हम वाजपेयी सरकार का जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका तो ये गिनते ही नहीं, वो हमारे में गिनते हैं। हम सिर्फ मोदी सरकार की बात करते हैं। करीबन 9.5 साल के अंदर जो पूरे देश के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो आज 205 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका। ये पैसा कहाँ गया, इस पैसे का क्या किया, इसकी एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए। और इसी के साथ साथ हरियाणा की भी बात करूं तो हरियाणा के अंदर 4.5 लाख करोड़ कर्ज हो गया, वो पैसा कहाँ गया वो भी व्हाइट पेपर आना चाहिए कि कहाँ पैसा खर्च किया। बाकी ये बात है, इन्होंने बड़े दावे किए थे उस समय कि हम जब आएंगे तो 100 स्मार्ट सिटियां देश के अंदर बन जाएंगी। वो है कहाँ, मुझे दिखने में तो दिखती नहीं, लेकिन इनके कहने में तो बहुत कुछ हो गया है।
अब वो स्मार्ट सिटियां हैं कहाँ, ये मुझे समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी दिख रही है। जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, तो 20 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए थे। अब मुझे लगता है कि लोगों को शायद मिल गए हो, तभी तो आपके जो पहले 27 करोड़ मिल गए, जो लोगों ने बात करी मिल गए थी उस समय, अरे एक मिनट चुप करो आप, जो 20 करोड़ रोजगार वो मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। सर 20 करोड़ पे आप खड़े हैं। हरियाणा के अंदर अरे भाई आप इनको कौन है बीच में ये? ठीक है प्रोफेसर विदु रावल, आऊंगा मैं भी आपके पास, आप नोट डाउन करते रहिए, जो कह रहे हैं उनका जवाब सिलसिलेवार तरीके से अपनी बार में आप रख दीजिएगा। जी केवल जी 2 करोड़ रोजगार से 20 करोड़ रोजगार इनको देने चाहिए थे। अच्छा, आज हम अगर सड़कों पर चलते हैं, राहुल गांधी जी सड़कों पर चले हैं, सड़कों पे गड्ढे या गड्ढे में सड़क, ये है पूरे देश के अंदर, चाहे वो हरियाणा स्टेट ले लीजिए चाहे पूरा देश ले लीजिए। वो सड़कें कहाँ हैं जो सड़कों की कहानियां सुना रही थी द्रौपदी मुर्मू जी? सड़कों में खड्डा नहीं, खड्डे में सड़क है, और ये पता लगता है कि इतनी देर खड्डे के बाद फिर सड़क का थोड़ा सा पीस आएगा। ये हालात है इस समय हरियाणा और पूरे देश। जवाब ले लीजिए जी। इस तरह से नौकरियां जो है हरियाणा के अंदर 2 लाख पद खाली पड़े हैं। ये 2 लाख पद क्यों खाली पड़े हैं? जो इन्होंने अगर नौकरियां लगा दी हो, जो अभी बात कर रहे थे हमने बड़ी नौकरियां लगाई, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। देश की तो 20 करोड़ नहीं लगी, हरियाणा की 40 लाख लगनी थी सरकारी नौकरी, लेकिन वो 2 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं, अभी तक लगा नहीं पाए। किसान के साथ क्या हाल किया, 3 काले कानून मोदी जी ने लाए, 750 किसान पर शहीद हुए, उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, कीले बिछाई, और वो 750 किसान मर गए। ये कहते हैं हमने किसानों का विकास किया। ओके आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं। के टाइम पे 3 बार गोली चली हरियाणा के अंदर, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ, माथे और छाती पे गोलियां मारी गई। वो क्यों मारी गई? हमारे देश के लोग थे जिनके ऊपर इन्होंने। चलिए ठीक है केवल जी, आपकी बातों का मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए क्योंकि बजट सत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, बजट सत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो एक सेकंड उतना टाइम मेरे को भी चाहिए। सरपंच पिटे इस सरकार के अंदर, ई टेंडरिंग के अंदर बहुत बुरी हालात की सरपंचों की। कई लोग इनके कर्मचारी जो हैं, उन कर्मचारियों को लाठियों से भाजा गया। जवाब ले लीजिए, समय जा रहा है डिबेट का। एमएसपी दे नहीं रहे। चलिए ठीक है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2014 में लागू। केवल डिंगरा जी लौटूंगा आपके पास में, क्योंकि समय की कमी है। प्रोफेसर विदु रावल, केवल डिंगरा ने बड़े बड़े आरोप लगाए, 55 लाख करोड़ का कर्ज था, पिछले 9.5 सालों में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, कह रहे हैं नौकरियों को लेकर भी निशाना साध दिया है। अभी मेरे आरोप पूरे नहीं हुए। अरे अगली डिबेट में कुछ अगली ठीक है केवल जी, आरोप ठीक है, उसके बाद हम डिबेट जरूर रखेंगे। देखिए हरियाणा का बजट सत्र आ रहा है, कल जब बजट पढ़ेंगी निर्मला सीतारमण, कल फिर आप आ जाइएगा, कल फिर आप जुड़िएगा, उस समय अपने आरोप लगाइएगा। प्रोफेसर विदु रावल आप जवाब रखिए। प्रोफेसर विदु रावल, केवल डिंगरा आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा ऑडियो लेवल केवल डिंगरा का थोड़ा डाउन कर दीजिएगा। केवल जी वापस आ रहा हूं आपके पास, एक बार जवाब ले लेते हैं, आप ही की बात का मैं जवाब ले रहा हूं। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल, बात पूरी होने दीजिए। देखिए व्हाइट पेपर इन्होंने कहा श्वेत पत्र निकालो कर्ज पर। हाँ, और किसने कहा? ठीक है, जिनके कुशासन की वजह से, 3 पीढ़ियों के कुशासन, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के कुशासन के बाद जब चंद्रशेखर की सरकार आई, तो देश का सोना जिन्होंने गिरवी रखकर अनाज खरीदा था, देश का सोना जिन्होंने गिरवी रखा था, वो आज यहाँ कहते हैं श्वेत पत्र निकाल दो कर्ज पर। किस प्रकार से दोगली बात करते हैं। केवल जी देखिए ऐसे बात क्लियर होगी नहीं। केवल जी आपके पास आऊंगा, केवल जी तो अपनी बात रखिए। 38 एयरपोर्ट टोटल बने, स्मार्ट सिटियां जो इन्होंने कही, 54 साल में 38 इनके बने, और कुल मिलाकर मोदी सरकार के आने से पहले 65 साल में 70 बने। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, पिछले 10 साल में 70 के अंदर 74 और जोड़ दिए, बल्कि 84 और जोड़ दिए। आज 154 हमारे एयरपोर्ट हैं, ये इन्होंने 38 बनाए 54 साल में, और आज केवल 10 साल में 38 से बढ़ाकर हमने कितने कर दिए? 154। कहाँ 38 कहाँ 154? हमने 50,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई, 70,000 करोड़
70,000 किलोमीटर नए हाईवेज बनाए, किस प्रकार से, उसके अलावा हमने बिल्कुल लास्ट कमेंट विदुर रावल, लास्ट कमेंट क्योंकि समय समझ आ रहा इस व्यक्ति का रट्टा मार कर आया हुआ। ठीक है, ओके, इस व्यक्ति ने केवल इनकी डिबेट इनका बंद कीजिए एक बार। चलिए ठीक है नहीं विदुर रावल, देखिए समय की बहुत कमी है, जनता को नहीं सुनने दे रहे हैं, ये समय की बहुत कमी है। विदुर रावल 10 सेकंड में एक अंतिम व्यक्तित्व। से बता देता हूँ। नुकसान क्यों है हमारे देश के अंदर? सभी लोग देखो, इन्होंने कहा इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि राहुल गांधी आज सड़कों पर चले हैं, यही देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, चलिए ठीक है, सड़क पर चला है, ओके, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये लोग किस प्रकार से देश पर, देशवासियों पर गोली चलाने, चलिए ठीक है, लेकिन अंतरिम बजट से लोगों की आस लगातार बनी हुई है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा खत्म, डिबेट खत्म। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पढ़ेंगी और ऐसे में पूरे देश की निगाहें एक बार फिर से इस अंतरिम बजट की तरफ टिकी हुई हैं कि अपने पिटारे से कल क्या खुशियां और कितनी आस जो है लोगों की पूरी होंगी इस बजट के साथ देखने को मिलेगा। लोगों की आस जुड़ी हुई है कि इस अंतरिम बजट में क्या खास रहेगा, यह देखने की बात है। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।